हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सायं 5:02 तक और तत्पश्चात नवमी तिथि विक्रमी संवत 2082। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। आज हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इस लेख का हम पाठन करने वाले हैं। पथिक संदेश लेख पाठन के इस अभियान में उसमें सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय, उसकी एक खंडपीठ ने एक निर्णय दिया है, स्वागत योग्य निर्णय दिया है। यद्यपि भारत की संस्कृति अतिथि देवो भवः की रही है, तथापि हमारी उस संस्कृति के उन मान्यताओं के और हमारी उस सहिष्णुता का कोई दुरुपयोग न करे, इसकी भी रक्षा हम नहीं करनी चाहिए। तो इस आलोक में उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज की परिस्थितियों को देखते हुए काफ़ी प्रासंगिक भी लगता है। तो पहले लेख पाठन करते हैं और उसी से संबंधित एक और अंश की भी हम का भी पाठन करेंगे। छोटा सा एक और अंश इसी पत्रिका के एक दूसरे लेख में छपा हुआ है, उसको भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें और उसके बाद अपना निर्णय करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, पोस्ट को लाइक करें और अपने मित्रों को भी साझा करें। हमारे इस अभियान में अपना सहयोग दें। राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करें, उनको खरीदें, उनको पढ़ें, राष्ट्रवादी लेखकों की पुस्तकों को पढ़ें। यही हमारे काम आने वाला है। ये अगर आप इतना करते हैं तो आप देश की सेवा कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए। क्योंकि आज की स्थितियां ऐसी नहीं है कि एक फ्रंट का पर वार हो। विदेशियों के बहुत भारी आक्रमण चल रहे हैं और वो देयर आर मल्टीपल फ्रंट्स दैट आर ओपन और ये युद्ध चल रहा है, रुका नहीं है। लेख पाठन करते हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री दीपांकर दत्ता व श्री विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने सुभाषकरण उर्फ जीवन उर्फ राजा उर्फ प्रभा, एक ही व्यक्ति है ये, उसकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारत को दुनिया भर के शरणार्थियों को शरण देनी चाहिए। हम पहले से 140 करोड़ हैं और आबादी से जूझ रहे हैं। यह कोई धर्मशाला नहीं जहां हम विदेशी नागरिकों को शरण दें। न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आकर ठहर जाए। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्यों में अवैध रूप से बांग्लादेश के नागरिक लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बसे हुए हैं और उन्हें यहाँ बसाने का कार्य केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि को मद्देनज़र रखकर दशकों से होता चला आ रहा है। इस पत्रिका की राय है कि राजनीतिक कारणों से ऐसा किया जा रहा है, परंतु मैं इसका दूसरा पहलू समझता हूँ इसका कि ये केवल राजनीतिक कारण नहीं है। राजनीति जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है उसके बहुत भारी प्रभाव जो है वो विदेशों से उनका संबंध है। यानी विदेशी तत्वों के निर्देश पर चीज़ें हो रही हैं।
उनके डिज़ाइन पर चीज़ें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। इसी से संबंधित एक छोटी सी बात, जैसे इसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल में अवैध जो शरणार्थी हैं, कहने को तो वो शरणार्थी हैं परंतु वो वास्तव में घुसपैठी है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण मुर्शिदाबाद में देखा गया। मुर्शिदाबाद हिंसा में निशाने पर थे हिंदू। आप लोगों ने नाम काफ़ी सुना होगा मुर्शिदाबाद का, पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है जिसमें बहुत भारी दंगे हुए थे। और उसका कारण क्या था कि केंद्र की सरकार ने एक कानून पास किया था, वो था वक्फ बोर्ड रेगुलेशन का एक कानून था। वक्फ बोर्ड का, वक्फ का नहीं, वक्फ बोर्ड का के रेगुलेशन का। वो भी इसलिए क्योंकि उसमें बहुत भारी अनियमितताएं थी। जिस वर्ग के लिए वो काम करता था वो भी वर्ग उनसे शोषित था। इसके इतर जो बहुसंख्यक समाज यहाँ और रहता है उसको भी बहुत भारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही थी। उसके नियमन के लिए वक्फ बोर्ड का कानून पास हुआ और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मार दिया गया। मतलब टारगेटेड जो प्रतिरोध था। भाई आप प्रतिरोध करते हैं, कोई जलसा करते हैं, कुछ करते हैं तो किसी का विरोध करते हैं। केंद्र सरकार का विरोध करना चाहिए। कोई प्रदर्शन करना हुए भी हैं, बड़ी भारी संख्या में प्रदर्शन भी हुए, लेकिन हिंदुओं को चुन चुन कर मारना ये प्रयोग था, बहाना था। वो वक्फ बोर्ड बिल, कोई और बिल भी होता तो हिंदू ही मरते, ऐसा उसमें प्रतीत होता है। लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद में अप्रैल में भड़की हिंसा में जहां दंगाइयों ने हरगोविंद दास और उसके बेटे चंदन दास की हत्या कर दी थी, उसकी जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भड़की हिंसा में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का एक नेता शामिल था। हिंसा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया गया है कि मुख्य हमला 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ, जिसका नेतृत्व पार्षद महबूब आलम कर रहा था। उसके साथ हजारों की संख्या में लोग थे। वेदवना गांव में 113 घरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और न्यायिक सेवा के सदस्यों वाली समिति ने रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि हिंसा का निशाना हिंदू समुदाय ही था। ये एक उच्च न्यायालय के द्वारा गठित समिति है, कोई सरकार के द्वारा गठित समिति जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उसका एक ये सामान्य प्रक्रिया है कि कई बार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसी समितियां गठित कर देती हैं ताकि स्वतंत्र रूप से चीज़ें सामने आएँ। आरोप प्रत्यारोप जो है पक्ष विपक्ष लगाते रहते हैं। इसके इतर कोई न्यायिक आयोग बनाया गया है तो वो अधिकांश मामलों में वह आयोग निष्पक्ष रहता है। और उसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्यतः हिंदू निशाने पर थे। अब इसी चीज़ को आप जो इससे ऊपर वाली जो अंश पढ़ा था हमने कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, उससे जोड़िए। वो जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है उसका
मुख्य कारण क्या है कि वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या बहुत तेज़ी से कम हुई है, और जो अन्य जनसंख्या बढ़ी है उसका मुख्य कारण, वो बढ़ने का मुख्य कारण वो विदेशी मूल के लोग हैं जो भारत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर चुके हैं, वह रह रहे हैं, और बहुत भारी संख्या में उन्होंने अपने वैधिक जो है कागजात भी, डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए हैं। तो इस आलोक में अगर आप सोचिए कि इस तरीके से ये जो विदेशियों का हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आ जाना, क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? क्या ये हमारे जो मूल स्वरूप है हमारा, उस मूल स्वरूप को विखंडित या विद्रूपित करने का एक प्रयास तो नहीं है? वो किसकी आड़ में? और ऐसे लोगों के लिए सुधाकरण उर्फ प्रभा उर्फ राजा, ये लोग क्यों खड़े हो जा रहे हैं? ये लोग इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इनको विदेशियों की सहायता है। इस सब से लाभ किसको हो रहा है? भारत यदि कमज़ोर होता है किसी भी कारण से, यदि बाहर से आने वाले लोग भारत के विकास में सहयोगी होते हैं कि चलो ठीक है, अगर बाहर से आ रहे हैं, उनकी आजीविका नहीं चल रही है या कुछ हमारे विकास के कार्यों में वो सहयोग कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत की बहुत सारी जनसंख्या यहाँ से बाहर जाती है, पश्चिमी देशों में जाती है, अमेरिका में जाती है, अफ्रीका में जाती है। अफ्रीका के बड़े बड़े देशों में व्यापार के बड़े बड़े कार्य हमारे देश की जनता कर रही होती है, उनके विकास में सहयोगी बन के कर रही होती है। बहुत सारी जनसंख्या जो यहाँ से जाती है, बाद में उनकी नागरिकता लेती है, प्रॉपर तरीके से लेती है। भारत में भी नागरिकता लेने का प्रावधान है। पाकिस्तान से आया हुआ एक व्यक्ति अदनान सामी, उसने भारत में आकर भारत की नागरिकता ग्रहण की है। उसके लिए कोई ऐसे कानूनी बाध्यता नहीं थी, रुकावट नहीं थी। परंतु ये जो मास इन्फ्लक्स और उस पर मतलब गन पॉइंट पे आपसे कहा जाए कि नहीं, हमें यहाँ पर रखो। आज की परिस्थितियों में आप अगर देखेंगे कि आज क्या हो रहा है, चुनाव आयोग ने कहा कि हमें अपना जो इलेक्टोरल रोल है उसको दुरुस्त करना है क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ियाँ हो गई हैं। उसके विरोध में इतना भारी जो बखेड़ा खड़ा कर दिया गया है विपक्षी दलों के द्वारा, उसके पीछे की कहानी भी आपने समझनी चाहिए। ये कौन है? ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये भारत के भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये वास्तव में जो अंग्रेज जिस स्थिति में हमें छोड़ गया था, उसने वो हमारी स्थिति इसीलिए बनाई थी, भारत के जो टुकड़े किए थे वो इसीलिए किए थे। चर्चिल का एक स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो उसने ऐसा कहा था कि सम ऑफ इंडिया आई वांट द कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड डायरेक्टली, और वो पाकिस्तान में उसका डायरेक्ट कंट्रोल आज तक है। वो इस ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी देशों की उन पूरी संलिप्तता पाकिस्तान के अंदर है, ये सिद्ध हो चुका है। अर्थात भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन पाकिस्तान वाले हिस्से को वाला भारत जो है वह गुलाम ही बना रहा है, वो आज तक भी गुलाम है। अगर हम कहें कि भारत आंशिक रूप से स्वतंत्र हुआ था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब दिखने में आ रहा है कि जिस भाग को अंग्रेज़ों ने अलग किया था उनका उस पर उनका पूर्ण नियंत्रण आज तक भी है।
उन्हीं के हिसाब से सत्ताएं चलती हैं, उन्हीं के हिसाब से वहाँ पर पॉलिसीज़ बनती हैं, उन्हीं के हिसाब से वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, और उन्हीं के हिसाब से वो भारत को परेशान करने के लिए उन्होंने एक परमानेंट व्यवस्था बना रखी है। किस मुसलमान का भला हो गया पाकिस्तान बनाने के बाद? किस मुसलमान का भला हो गया? किसी का नहीं। उसके बनने के बाद भी बांग्लादेश क्यों बन गया? वो बांग्लादेश बनने के बाद किसका भला हुआ? किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र ही नहीं थे। उनको बरगला कर वो जो परतंत्रता की बेड़ियां थी, जो लोहे की जंजीरें थी, उनको सोने की कलई लगा के उन्हीं जंजीरों को लपेटा गया था। ये हमने अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे। इसीलिए ये जो पश्चिमी देशों का या उनका षड्यंत्र है कि भारत के अंदर इतनी बड़ी संख्या में बाहर के लोग आएँ और भारत के अंदर बैठे हुए लोग उनका समर्थन करें और भारत में उनको भारतवंशियों जो रह रहे हैं उनसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो जाए। इसलिए उच्चतम न्यायालय का ये जो निर्णय है अत्यंत स्वागत योग्य है और हमने इन विदेशियों के इन षड्यंत्रों को यथासमय समझना चाहिए। इसके लिए हमने जो आवश्यक जानकारियां हैं, जो खबरें आती हैं, खबरों के अंदर की खबर भी समझनी चाहिए कि वास्तविकता हो क्या रही है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को खरीदें, उनको पढ़ें। मासिक आती हैं या साप्ताहिक आती हैं या दैनिक आती हैं, ऐसी पत्रिकाओं को पढ़ें। ऐसे लेखकों पुस्तकों को पढ़ें जो राष्ट्रवादी विचारों के हैं। अन्यथा आपके अंदर ये विदेशियों ने भारत के विरुद्ध होने का पूरा जहर भरने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। आप नहीं चेतेंगे। आप यदि राष्ट्रवादी विचारों के नहीं होंगे तो निश्चित राष्ट्र विरोधी विचारों के होंगे। ये व्यवस्था पूरी तरीके से बनाई गई है, आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रवादी पुस्तकों को पढ़ें, उनको सब्सक्राइब करें और ऐसे लेखकों को जो राष्ट्रवादी विचारों के लेखक हैं उनकी पुस्तकों को अपने घरों में, अपने जो रीडिंग हैबिट्स में उनको भी स्थान दें। इसी के साथ किसी और अन्य के लेख के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।